ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर पे आगे बढ़ते हुए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कर रहे थे। देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्योल। आप हेनरी फ्योल के बारे में जानते हो, उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए। आओ आगे बढ़े और प्रिंसिपल नंबर 3 करें। तीसरा प्रिंसिपल जो था दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। प्लीज आप भी डिसिप्लिन मेंटेन करो। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। और प्रिंसिपल नंबर 3 करते हैं और उसका नाम है डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन से मतलब साइलेंस से नहीं, यहाँ डिसिप्लिन से मतलब मुंह पे उंगली रख के बैठने से नहीं, जो हम क्लास में पढ़ते थे। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? वी हैव टू स्टे ऑन आवर कमिटमेंट्स, वी हैव टू स्टे ऑन आवर एग्रीमेंट्स। अगर 2 लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ तो दोनों को उस एग्रीमेंट को फुलफिल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है। मान लो आज कंपनी में कोई एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल सुनो पहले, प्रिंसिपल बाद में लिखेंगे। मान लो आज कंपनी प्रॉब्लम में है, आज कंपनी के पास पैसे की कमी है और कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और कहा तुम हमारी हेल्प करो और सारे मिलकर कुछ ओवर टाइम काम करो ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और इस लॉस से हम बाहर आ सकें। और उसके एवज में जब कंपनी थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं आपकी सैलरीज को इंक्रीज कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा कंपनी ने कहा। ठीक है, ऐसा कंपनी ने कहा किसको? अपने एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज ने कहा ठीक है हम ओवर टाइम करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे और कंपनी को इस लॉस से बाहर ले आएंगे। लेकिन जब कंपनी लॉस से बाहर आ जाए तो आप भी हमारी सैलरीज में इंक्रीमेंट कर देना, क्योंकि अभी आपके पास ओवर टाइम देने के पैसे नहीं है। आप हमारी सैलरीज को बढ़ा देना जब कंपनी लॉस से बाहर आ जाए। दोनों एग्रीमेंट में आ गए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे यह है कि दोनों पार्टीज को अपने एग्रीमेंट्स के ऊपर, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, ओवर टाइम काम करें और कंपनी को लॉस से बाहर ले आएं और बाद में कंपनी जो मैनेजमेंट है वो मुकर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब वो मुंह पे उंगली रख के चुप बैठने वाला डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है that parties which are agreed on some point has to fulfill that point, has to fulfill that commitment. यहाँ डिसिप्लिन का मतलब ये है, जब हम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं और वहां ये वर्ड डिसिप्लिन आ जाए तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ चुप रहने से या शांति मेंटेन करने से नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब 2 पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसे प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है जी, चलो लिख लो प्रोडक्ट्स के बारे में। आ जाओ। द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एग्रीमेंट, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड द एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय both the supervisors and the subordinates. Should be Obeyed by both the supervisors and subordinates, which is necessary for the successful working, which is necessary for the successful working of the organization, which is necessary for the successful working of the organization. For example, अब ये सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose management and labor, suppose management and labor union, management and labor union have entered into an agreement, have entered into an agreement, have entered
इनटू एन एग्रीमेंट। मैनेजमेंट के बीच में और लेबर यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, क्या? वेयर एज या वेयर बाय, एज को काट के बाय कर दो, वेयर बाय वर्कर्स हैव एग्रीड टू वर्क ओवर टाइम, whereby workers have agreed to work overtime without any additional payment. Whereby the workers have agreed to work overtime without any additional payment to revive the company out of loss. In return, to revive the company out of loss. In return, the management has promised. In return, the management has promised to increase wages. When the mission is completed. Mission is completed means the company has come out of the loss. When the mission is completed. Here discipline means, ऐसे discipline लिख के इसको कॉमा में डाल देना. Here discipline means that workers and management, here discipline means that workers and management both honor the commitments. Here discipline means that workers and management both honor the commitment. ठीक है जी? यहाँ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो आपने वादा किया, जो मैनेजमेंट ने लेबर यूनियन से वादा किया था और जो लेबर यूनियन ने मैनेजमेंट से वादा किया था कि सर आज कंपनी लॉस में है, हम आपके लिए ओवरटाइम काम करेंगे और कंपनी को लॉस से बाहर ले आएंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, मिशन कंप्लीट हो गया, आज कंपनी लॉस से बाहर आ चुकी है, तो मैनेजमेंट को भी अपना वादा किया हुआ निभाना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन. सर बोथ ऑनर द कमिटमेंट या ऑनर द एग्रीमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप. अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, लिखो पॉजिटिव इफेक्ट्स. इसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये है, इट गिव्स अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. इट गिव्स अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. It gives a disciplined organization. दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ये है, इट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. इट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज या वर्कर्स. इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. और तीसरा, बेटर रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. कोई बात आपको पता क्या है, जब ऐसा कोई बच्चा बोलता है तो आप उसको यू कैन जस्ट रिप्लाई आफ्टर मई और जून में रिप्लाई मिल जाता है. जितने भी बच्चे आज तक या अगले मई में जितने भी बच्चे मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर, जितने भी बच्चे आज तक अपनी लाइफ में ओवर क्लेवर देखे हैं ना, ओवर क्लेवर, पिछले 5 साल में कम से कम 200 बच्चों से ज्यादा मैं देख चुका हूँ. 200-250 बच्चे मेरी आंखों के आगे से निकले हैं. जितने भी बच्चे ओवर क्लेवरनेस में आए उनके कभी मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं आए. और दूसरा, जितने भी बच्चे मैंने आज तक 2 मेथड्स पढ़ते हुए देखे वो भी हमेशा लास्ट में डूब गए, उनके भी कभी मार्क्स नहीं आए. ये बात गारंटी बोलता हूं मैं आपको, गारंटी. मैं कभी भी नहीं कहता दैट आई एम द बेस्ट.
लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे बस उसको चूज कर लो, दूसरे को छोड़ दो। हमेशा अगर आपको लगे कि हाँ मैडम का पढ़ाया आराम से समझ में आ गया, देन डोंट लिसन दिस साइड। अगर लगे कि ये वाला पढ़ाया समझ में आ गया, देन डोंट लिसन दैट साइड। हमेशा हर सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी हो, आप कभी भी जिंदगी के अंदर दो जगह से नहीं पढ़ना। आप बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गए अक्टूबर के अंदर, चाहे वो इकोनॉमी से क्यों ना हो। अगर आप दो जगह से सुनोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक पे अगर आपने भरोसा रखा और एक से सुनते रहे, आप सही नंबर ले जाओगे, बेस्ट नंबर ले जाओगे। दो में हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने देखा है, मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तरफ जोड़ने के लिए नहीं कहता हूं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप अकाल से ही जुड़े रहो। मैंने कहा जहां आपको समझ में आए वहां जुड़ जाओ। कभी भी नहीं कहता यहां जुड़ जाओ। मैं वो टीचर हूं, आपसे कभी नहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं, मैं ही बेस्ट हूं, मुझसे सीखो, मेरा ही मेथड करो। मैं कभी भी नहीं कहता। जो आपको समझ में आ जाए बस उस पर स्टिक हो जाओ, उसी के साथ रहो। फिर दूसरा मेथड आपके कान पे आना भी नहीं चाहिए, कान के अंदर उसकी आवाज जानी भी नहीं चाहिए, तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे। एक साथ बच्चे 4-4 मेथड देखते हैं, और अब तो अब और ज्यादा नंबर खराब होने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब आ गया। मैडम में डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब पे डाल रही हैं, और बच्चे उसको डिफरेंट यूट्यूब्स को देख रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स को सुन रहे हैं। हर टीचर का पढ़ाने का अपना स्टाइल है, समझाने का अपना ढंग है। कोई टीचर कैसे समझाता है, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है, कोई कैसे भी पढ़ा रहा है, बस बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों की लाइफ के साथ मजाक चल रहा है इस टाइम रियल में लाइफ में मजाक चल रहा है। ये जो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, ये मजाक हो रहा है लाइफ के साथ, पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये तरीका, हाँ जब वो मैडमें क्लास लगा रही है, मैडमें पढ़ा रही है, वो फिर भी ठीक है कि एटलीस्ट मैडमें क्लास में पढ़ा रही है और समझा रही है। अकाउंट्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 5 मेथड हैं। जब आपके पास दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर में cbse.nic पे जाओगे, वहां पे आएगा कि अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर मार्किंग स्कीम कैसे होती है। एक तो अकाउंट्स का पेपर आ जाएगा, सैंपल पेपर ऑफ 2021, नेक्स्ट ईयर का 2021 का सैंपल पेपर आ जाएगा, और एक आ जाएगा मार्किंग स्कीम ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। आप उसे डाउनलोड करना, फिर वहां आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स में पेपर चेक कैसे होता है। आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी तो नहीं, अभी तो लास्ट ईयर का मिलेगा, लेकिन इस साल का तो आपको दिसंबर के बाद मिलेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि मार्किंग स्कीम क्या है। हर अकाउंट्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 मेथड हैं, और हर स्टेप की मार्किंग है, हर स्टेप की मार्किंग है। मैडम ऐसे उठा के किसी को भी फेल कर देती हैं और डीमोरलाइज कर देती हैं। देखो बच्चे जो सारा साल अकाउंट्स में पास नहीं हुए, वो फाइनल में पास हो गए। ऐसे बच्चे मैंने खुद देखे हैं जो सारा साल पास नहीं हुए, लेकिन फाइनल में जाके वो पास हो गए, बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग। ये स्टेप मार्किंग वाले सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, चाहे इको हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो। हर चीज में लिखने का ढंग है, करने का ढंग है। तो आप ढंग से पढ़ रहे हो और आपको ढंग से पढ़ाया जा रहा है। विश्वास रखो, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और बहुत सारे पेपर भी हो जाएंगे। अब टेंशन मत लो, ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहो मजे के साथ। तो आज आप फटाफट आगे बढ़े। हम थे डिसिप्लिन के ऊपर, और हम कर रहे थे डिसिप्लिन का पॉजिटिव इफेक्ट। हमने कहा सबसे पहला इफेक्ट है, इट गिव्स अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, पहला। दूसरा, इट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बोलो या एम्प्लॉइज बोलो। और तीसरा, बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। अगर डिसिप्लिन्ड होंगे, एक दूसरा अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा, तो रिलेशन बेटर होंगे। अंडरस्टूड सी बात है। मैंने आपसे कहा आप पढ़ो, और आपने घर जाके पढ़ाई की। मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं, आप अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हो, तो अच्छी बात, हमारे में रिलेशन अच्छे होंगे और आपके मार्क्स भी आएंगे। ठीक है जी। तीसरा है बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। ये हो गए इसके पॉजिटिव इफेक्ट। आज जाओ नेगेटिव की तरफ चलें। थोड़ा सा नेगेटिव में लिखें, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट। ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। एक डाउट का एटमॉस्फेयर आ जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है बिजनेस के अंदर, एक दूसरे पे लोग शक करने लग जाते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर डिसिप्लिन की वजह से आपको जो है ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा लिखो पॉइंट नंबर 2, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज।
खुल के बात नहीं कर पाते, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, बात करने की छूट नहीं, सब कुछ नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो आइडियाज चल रहे हैं, आपके अंदर जो इन्वेंशंस हैं, वो आपके अंदर ही दबी रह जाएंगे, आप उसे बाहर नहीं निकालोगे। ठीक है जी। तो ये दो इसकी क्या हो गई, डिमेरिट्स बोलो या नेगेटिव इफेक्ट बोलो। आज जो अगला चले, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। जो अगला है फोर्थ वाला, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये पेपर में आने की चांसेस 100% है। इस पे लिख लो, बोर्ड का पेपर में आएगा 100%। ये वाला, ये प्रिंसिपल आता है हमारे पेपर में, अलग से भी आता है और उसमें भी आता है केस स्टडी में, यूनिटी ऑफ कमांड। ये पक्का आता है जी पेपर में। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा एक मतलब है, मैं आपको हिंदी में एक बात समझाता हूं। अगर आप, वो भी जो मैंने समझाया, देखो ये वही यूनिटी ऑफ कमांड है जो भी मैंने आपको समझाया, कि आप कभी भी दो मेथड से पढ़ाई मत करना, लाइफ में कंफ्यूज हो जाओगे। सेम चीज लगती है इस प्रिंसिपल के अंदर, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक सबऑर्डिनेट्स के दो सुपीरियर होंगे ना, वो सबऑर्डिनेट कभी काम नहीं कर पाएगा। मतलब मान लो आप एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो एज अकाउंट्स मैनेजर, फाइन। आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो, यहां से एमडी ने कुछ मांग लिया, एमडी ने ऑर्डर किया, यार रंजीत ये भेज दे। वहां से जीएम ने कुछ बोल दिया, यार ये मुझे फटाफट से निकाल के दे। अब आपके कितने सुपीरियर्स हैं? दो। अगर किसी भी सबऑर्डिनेट्स के दो सुपीरियर्स होंगे, वो कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा, अगर आपके भी दो टीचर होंगे तो आप लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये वही प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। मींस देयर मस्ट बी अ वन एंड वन सुपीरियर ऑफ ईच सबऑर्डिनेट। दो नहीं होने चाहिए। अगर आपको दो लोगों से ऑर्डर मिले तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि किसके ऑर्डर को पहले पूरा किया जाए और किसके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए। उसका काम पहले किया तो वो लड़ेगा, उसका बाद में किया तो वो लड़ेगा, और आखिर में सफर कौन करेगा? कंपनी सफर करेगी, बिजनेस सफर करेगा, वर्क सफर करेगा। और आप कंफ्यूज रहोगे हर वक्त, किसको पढ़ा जाए किसको छोड़ा जाए। यही मैं आपको हर बार समझाता हूं, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। यानी एक सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे और वो उसको रिपोर्ट करे। यानी आपके ऊपर एक ही होना चाहिए जो आपको ऑर्डर दे और आप उसको सामने से रिपोर्ट करो, हाँ जी काम पूरा हो गया। दो नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो लिखो फटाफट जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, an individual employee, according to this principle, an individual employee should receive orders. According to this principle, an individual employee should receive orders from only one superior. From only one superior at a time. According to this principle, an individual employee should receive orders from only one superior at a time, and that employee should be answerable only to that superior. And that employee should be answerable only to that superior. इसको छोटे से डायग्राम से आप दिखा सकते हो। ये आपका सुपीरियर है और ये सुपीरियर के बाद ये सबऑर्डिनेट्स हैं। ये सबऑर्डिनेट मतलब नीचे काम करने वाले लोग। ये तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। यानी एक सुपीरियर वही आपको ऑर्डर दे रहा है और आप इससे ही ऑर्डर रिसीव करते हो और इसको ही वापस आंसर देते हो। ये तो ठीक है, यू आर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन एंड यू आर गिविंग आंसर टू वन पर्सन। बट इफ दिस थिंग हैपन, अगर मान लो ऐसे दो हैं, ये एक मैनेजर है जिसे सुपीरियर कहा गया और ये दूसरा मैनेजर है और यहां एक सबऑर्डिनेट बैठा है और यहां भी एक सबऑर्डिनेट बैठा है।
ये इसको ऑर्डर कर रहा है, ये इसको ऑर्डर कर रहा है, ये इसको ऑर्डर कर रहा है, ये इसको ऑर्डर कर रहा है। अगर ऐसा वाला काम हो जाएगा, अगर ऐसा वाला काम हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट को ये भी ऑर्डर कर रहा है, फिर ये भी ऑर्डर कर देता है, ये इसको भी ऑर्डर करता है, ये इसको भी ऑर्डर करता है, यानी फंसा कौन? सबऑर्डिनेट, जिसने काम करना है वो फंस गया। सबऑर्डिनेट जो है वो फंस गया, उसे समझ ही नहीं आया कि किसको रिप्लाई करो और किसको छोड़ दो। आई बात समझ में? ये वाला जो काम है ये कंफ्यूजिंग हो गया, इट क्रिएट कंफ्यूजन। ये सबऑर्डिनेट्स को नहीं मालूम उसे रिप्लाई किसको करना है, आंसर किसको देना है। ही इज आंसरेबल टू हूम? दिस सुपीरियर और दिस सुपीरियर, किसको आंसरेबल है उसे मालूम ही नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बोलता है। क्या? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के सिर पे, उसको एक से ही ऑर्डर मिले और वो एक को ही आंसर दे। उसको सभी कंपनी में सभी लोग अगर पूछना शुरू कर देंगे तो बेचारा सोच में पड़ जाएगा किसके काम को पहले करूं, किसके काम को छोड़ दूं। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। और ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है आर्मी के अंदर। पूछा जाता है, इसे लिख लो, ये आर्मी में पूछा जाएगा आपसे, ये सबसे ज्यादा कहां फॉलो किया जाता है? इंडियन आर्मी में। यूनिटी ऑफ कमांड वहां पे आर्मी में फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, ये चेन वहां फॉलो की जाती है यूनिटी ऑफ कमांड। फाइन, चलो आगे लिख लो। इफ एन एम्प्लॉय, ये डायग्राम के बाद, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 or more superiors at a time, from 2 or more superiors at a time, then it will create confusion. It will create confusion and the principle of unity of command is violated. And the principle of unity of command is violated, मतलब उसको तोड़ दिया गया, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया। The consequences of violation of this principle, इसके कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है? The consequences of violation of this principle, यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? जो आगे होएगा, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा? या कॉन्सिक्वेंसेस लिखो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नंबर 1, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। अगर आपने किसी की अथॉरिटी को कम आंका, इज अंडरमाइंड। और नंबर 2, the order is disturbed, the order is disturbed, discipline is in danger, नंबर 3 में discipline is in danger, and नंबर 4 में स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड, स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। जब हम इस प्रिंसिपल को तोड़ेंगे तो ये 4 बातें हो सकती हैं, ये 4 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को तोड़ेंगे। ठीक है जी, ये 4 बातें हो सकती हैं कि अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा सकता है, या फिर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, या डिसिप्लिन डेंजर में आ सकता है, या ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को तोड़ते हैं। इफ यू ब्रेक दिस प्रिंसिपल, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है जी, क्लियर हुआ? आ जाओ अगले पे चले, नेक्स्ट पे। अच्छा, इसके पॉजिटिव इफेक्ट लिख लो, फिर खत्म करें। इसके पॉजिटिव इफेक्ट लिखो, इसके पॉजिटिव इफेक्ट लिखो। नंबर 1, there is no confusion among the subordinates. इसका पॉजिटिव इफेक्ट यह है कि there is no confusion among the subordinates.
confusion among the subordinates. इसका दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ये है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. दोनों की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. तीसरा, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिखो डीमेरिट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. नंबर 1, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुपीरियर्स विल इंक्रीज. द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुपीरियर्स विल इंक्रीज. कैसे कोई समझा सकता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर्स विल इंक्रीज. कैसे? अगर किसी और से कुछ काम निकालना है, मतलब सुपीरियर के अंडर जो है, तो उसको उससे ही मानना पड़ेगा उसके नीचे. नहीं, पता क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी. अब होता क्या था, सुनो मेरी बात सुनो, होता क्या था, इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक सबऑर्डिनेट के सिर पे एक ही सुपीरियर होना जरूरी है. वही उसको ऑर्डर देगा और ये उसको आंसर देगा. राइट? लेकिन यहाँ 2 सुपीरियर हैं, इसको सिर्फ इसी को ऑर्डर देना है और इससे ही काम करवाना है, इसको सिर्फ इसको ऑर्डर देना है और इससे काम करवाना है. ठीक है? लेकिन ये अगर इससे कुछ काम कराना चाहेगा तो अब करवा नहीं सकेगा. क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड चल रहा है. अब ये वाला सुपीरियर इससे कोई काम नहीं करवा सकेगा, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी. तू मेरे वाले बंदे से काम करवा के तो दिखा, है हिम्मत तेरे में? नहीं करा सकता. क्यों? क्योंकि अब यूनिटी ऑफ कमांड लगा हुआ है. आई मेरी बात समझ? इट विल इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर्स. सुपीरियर्स के बीच में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी. वो बोलेंगे तू मेरे डिपार्टमेंट में किसी को कुछ काम बोल के दिखा, नहीं करेगा वो. अब तेरा दिया हुआ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम किसे फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. वो सिर्फ मेरा ही दिया हुआ काम करेगा, बिकॉज आई एम हिज सुपीरियर. यू आर नो मोर हिज सुपीरियर. यू आर सुपीरियर इन योर डिपार्टमेंट, नॉट इन माई डिपार्टमेंट. होगी लड़ाई शुरू, होगी लड़ाई शुरू. इसका ये मतलब है. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ. हाइट ऑफ डिसऑर्डर. The next negative effect is it will increase the disorder in the organization. Height of disorder. अब जब negative effect. Height of disorder. Height of disorder का मतलब ये है कि जब आपस में सुपीरियर्स लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे की ईगो प्रॉब्लम आएगी, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, तो क्या होगा कंपनी में? डिसऑर्डर. सफर कौन करेगा? कंपनी सफर करेगी. दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ डिसऑर्डर. तो यहाँ पे ये खत्म हुआ हमारा चौथा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है जी. अगला प्रिंसिपल, उसका नाम आप लिख लो, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी मैं फिर आपसे एक बार बोलता हूं, एक बात बिल्कुल सिंपल बोलता हूं. जितना भी आप यहाँ पे बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो, अगर घर जाके सिर्फ 15 मिनट, अगर आप सिर्फ 15 मिनट बिजनेस स्टडी को रिवाइज कर लो, घड़ी देख के, ऐसे सामने घड़ी रख के सिर्फ 15 मिनट रिवाइज और 15 मिनट लिख के देख लो, यानी आधा घंटा अगर आप रोज बिजनेस स्टडी को दोगे, मैं आपको लिख के 100% 95 प्लस क्लियरिटी देता हूँ. 95 प्लस, 90 प्लस नहीं, 95 प्लस. लेकिन 15 मिनट को आपको इसको रिवाइज करना है और 15 मिनट के लिख के देखना है. अगर आप सोच रहे हो कि रिवाइज करने से हो गया, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. अगर आपको लगता है कि बिजनेस स्टडी पढ़ने से आ जाएगी और आप केस स्टडीज कर जाओगे, यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक. ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती नहीं करना, फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे. ठीक है जी. आपको बिजनेस स्टडी लिख के देखनी है, क्योंकि इसकी थ्योरी के अंदर ही इसकी केस स्टडी छिपी है. प्रॉब्लम यह है कि सभी टीचर्स केस स्टडी पे जोर डालते हैं, थ्योरी को सब छोड़ देते हैं, लेकिन थ्योरी में से ही केस स्टडी निकलती है.
ये बात समझो। अगर थ्योरी दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो केस स्टडी जो कि 65 मार्क्स की आएगी 80 में से, वो तभी सॉल्व होगी जब थ्योरी आती है। अब इस मान लो केस स्टडी आ गई और उसके अंदर ये यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है। अब आपको ये नहीं मालूम अच्छे से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है और केस स्टडीज के बहुत सारे रट्टे मारे हैं, लेकिन वहां कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा किसको मालूम। तो जल्दबाजी में और जिदबाजी में बीएसटी नहीं पढ़ी जाती। बीएसटी पढ़ी जाती है कूल माइंड के साथ और सिर्फ आधा घंटा। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि 1 घंटा बीएसटी को दो, कभी भी नहीं। आधा घंटा बीएसटी को और आधा घंटा इकोनॉमिक्स को 95 प्लस मार्क्स की गारंटी आप मुझसे लिखवा लो व्हाइट पेपर पे, लेकिन आधा घंटा देना जरूर। और उस आधे घंटे में चाहे 2 क्वेश्चन करो पर लिख के करोगे। इकोनॉमिक्स के 2 ही क्वेश्चन करो रोज के, महीने के 60 क्वेश्चन करो, लेकिन लिख के करो। और संडे के संडे इकोनॉमिक्स को 1 घंटा दे दो, क्योंकि संडे जो है फ्री है। उस दिन अकाउंट्स को 1 घंटा चोरी करो और इकोनॉमिक्स को दे दो। तो रोज अकाउंट्स के 3 घंटे, आधा घंटा इकोनॉमिक्स, आधा घंटा बीएसटी, 4 घंटे की स्टडी बनती है, सेल्फ स्टडी। उस 4 घंटे को रोज ऐसे ही पढ़ते रहो, लेकिन शनिवार की रात और संडे के दिन अकाउंट्स को 2-2 घंटे कर दो और इकोनॉमिक्स को 1-1 घंटा कर दो और बीएसटी को बढ़ा के 1-1 घंटा कर दो। इन दोनों को बढ़ा दो और उसका 1 घंटा चुरा लो। इस तरीके से हफ्ते में 2 दिन करो। और संडे के संडे शाम को 4 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए इंग्लिश को पढ़ना भी मत भूलो। साथ साथ इंग्लिश को लो, सिर्फ संडे के संडे, ओनली संडे टू संडे इंग्लिश पढ़ो, बस बहुत है। आराम से 95+% मार्क्स लेके निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि सितंबर के बाद या नवंबर के आसपास मैं पढ़ना शुरू करूंगा बीएसटी को और इकोनॉमिक्स को और फिर मैं अच्छे नंबर लेके चला जाऊंगा, तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एक बार करने से केस स्टडी नहीं आएगी, एक बार ही करने से आपको बिजनेस स्टडी नहीं आएगी। ये एक रिवीजन में नहीं होने वाला। पिछली बार मैंने 4 बार रिवाइज करवाई थी बीएसटी, 4 बार, 4 टाइम्स पूरी किताब 4 बार हमने रिवाइज की थी, दोनों पार्ट ए पार्ट बी। सोचो आप, फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट आ जाता था है? और फिर पेपर नहीं हुआ। और सही मानो, और हमने इकोनॉमिक्स को कम से कम भी 8-9 बार रिवाइज किया था, 8 to 9 टाइम्स। मालूम है इकोनॉमिक्स की बुक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स कितनी बार रिवाइज की? 8 से 9 बार रिवाइज है, वो 3 बार, बहुत बार रिवाइज किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और कल मिलेंगे, ठीक है जी, इसके आगे।